सरफेस के लिए कोई फोटोन गिराते हैं, ये पहले देखते हैं। भाई वेव थ्योरी कहती है कि जब हम लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी चेंज करने पर उस लाइट सोर्स की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी कम करेंगे तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। ऐसा तो कौन कहता है? लाइट की वेव थ्योरी कहती है। और जब हम ज्यादा इंटेंसिटी को लाइट को गिराएंगे सरफेस के ऊपर, तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराने पर ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेंगे। ऐसा कौन कहता है? लाइट की वेव थ्योरी कहती है। लेकिन इस बात को उन्होंने प्रूव नहीं किया था। लेकिन हमने यहां पर देखा था पिछली क्लास के अंदर कि भाई लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं तो वहां पर एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। एक फोटोन की एनर्जी तो जो पहले थी वही रहेगी, अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया है तो इंटेंसिटी से केवल और केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में ही चेंज आता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था। तो एक कारण तो ये वाला है कि भाई जिस वजह से लाइट की वेव थ्योरी फेल हो गई। सेकंड कारण था कि भाई लाइट की वेव थ्योरी कहती है कि जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिराते हैं तो लाइट एनर्जी पहले इस पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में कुछ ना कुछ टाइम लेग होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? लाइट की वेव थ्योरी। लेकिन हमने देखा था यहाँ पर कि भाई जैसे ही हम लाइट गिराते हैं, मतलब फोटोन गिराते हैं, तो फोटोन गिरते ही उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वहां से इंस्टेंटली बाहर आ जाएगा। मतलब फोटोन के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में कोई टाइम लेग नहीं होता। अगर एक बार में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो इमिशन होगा, नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ऐसा बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस बात को भी वेव की लाइट की वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाए थे कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई टाइम लैग होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी लाइट की वेव थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। तीसरा कारण था कि लाइट की वेव थ्योरी कहती है कि जब हम किसी भी लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। अब एनर्जी अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट हुई तो सफिशिएंट इंटेंसिटी पर चाहे हम कोई भी फ्रीक्वेंसी ले ले, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि जब तक हम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक एमिशन नहीं होगा, चाहे आप कितने भी इंटेंसिटी को बढ़ा दें। ठीक है, तो यहां से भी तीसरा कारण ये था कि भाई लाइट की वेव थ्योरी तो कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई टर्म्स नहीं होती, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन हमने देखा था कि बिना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के दिए इमिशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जिनकी वजह से लाइट की वेव थ्योरी फेल हो गई थी, और यही होता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैंने आपसे कल शायद ये बताया था कि भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, वो बताया था कुछ? हुआ था क्या ऐसा? नहीं हुआ? भाई क्या होता है कि कई बार आपके क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि भाई किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो हायर एनर्जी लेवल में तो एनर्जी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांजिशन करेगा लोअर के अंदर तो हायर से लोअर में आएगा, तो जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में उतनी एनर्जी वहां से रिलीज कर दी जाएगी। अब वो एनर्जी रिलीज होती है फोटोन की फॉर्म में, और जैसे ही वो फोटोन किसी सरफेस पे गिरेगा तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। तो उस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि भाई देखना कि अपने पास में ये कोई हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ये तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इनकी सभी की एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो n इक्वल टू 1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की आपको एनर्जी पता होनी चाहिए।
अब जैसे मान लो कि यहाँ पर n इक्वल टू 3 से या 2 से, किससे मान लो आप, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी ज्यादा होगी, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी कम है ना। तो मतलब उसके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उस एनर्जी को यहाँ से वो इमिट कर देगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ये एनर्जी यहाँ पर फोटोन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब जैसे ये फोटोन सामने रखे हुए किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, तो मेटल सरफेस पर गिरते ही क्या होगा, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया ऐसा। तो क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ये जो फोटोन बाहर निकल रहा है, इस फोटोन की एनर्जी, या तो आप यहां पर इनकी एनर्जी का डिफरेंस निकाल लें कि भाई ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। एक तरीका तो ये वाला है, ये बड़ा इजी तरीका है ना। या इसका हम फॉर्मूला देख सकते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इस केस में ये होता है 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, इस फोटोन की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर n1 तो होता है लोअर एनर्जी लेवल जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, और जहां से ट्रांजिशन हो रहा है वो होता है n2, ठीक है। तो 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए। ऐसे चल रहा है क्या, हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है ना। देखो, इन अ हाइड्रोजन एटम in a hydrogen atom in a hydrogen atom electron make transition from electron make transition from higher energy level n equal to 3 higher energy level n equal to 3 to to ground energy level to ground energy level, and the photon emitted irradiate a metal surface photon emitted irradiate a metal surface having work function 5 electron volt irradiate a metal surface having work function 5 electron volt. Then find stopping potential corresponding to this electron 7.09 volt. क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बस आपको यहाँ पर ट्रांजिशन दिया हुआ है 3 से 1 में। तो जब 3 से 1 में ट्रांजिशन करेगा तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, उतनी एनर्जी का फोटोन बाहर आ जाएगा, है ना। करें, कर लिया। कितना आ रहा है, 7.09 वोल्ट, ऐसा है ना। अब देखिए भाई कि यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन का है वो n इक्वल टू 3 से 1 में हो रहा है। तो 3 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो 3 वाले की एनर्जी तो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, ये नीचे आ रहा है, तो एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, -13.6 की रिक्वायरमेंट है इसको। तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का वो आ जाएगा 13.6 माइनस 1.51 मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गया यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इस वाली एनर्जी को आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, n1 तो आ जाएगा 1 और n2 आ जाएगा 3। ऐसा करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, हमें कम से कम टाइम में करना है, इसलिए आप यहां से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है।
ये तो आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आपको निकालना है यहाँ पर ई वी नॉट इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। एनर्जी ऑफ फोटोन 12.09 माइनस फाइव कितना है 5, तो बन जाएगा यहाँ पर 7.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया ई वी नॉट। आपको फाइंड आउट करना है वी नॉट, तो ई वी नॉट में ई से ही कैंसल, तो वी नॉट इक्वल्स टू 7.09 वोल्ट। ये इसका आंसर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक टर्म बचती है जो है फोटोसेल। फोटोसेल क्या होता है भाई? फोटोसेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने, या हम बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, वो जो अपने काम में आता है डेली लाइफ में, है ना। तो उसकी जो वर्किंग है, वर्किंग सेम टू सेम वैसी ही है जैसी हमने पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। वहां पर भी एक ग्लास का चेंबर होगा, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, कैथोड और एनोड, उसको हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर सेम टू सेम वही लाइट गिरेगी, उसके ऊपर लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचेंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा। वही सेम टू सेम प्रोसेस उसके अंदर भी होगा, फोटो सेल के अंदर भी। ठीक है, तो इसकी वर्किंग समझने में कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, है ना। तो वर्किंग वो की वही रहेगी, बस इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो आपको देखने हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे जो ऑटोमेटिक डोर वगैरह होते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। कैसे होता है कि भाई किसी भी मॉल वगैरह के अपन मेन गेट पे जाते हैं तो वहां पर लगे होते हैं डोर ऑटोमेटिक, अपन गए, गेट खुला अपने आप, वापस अंदर गए, बंद भी हो गया, हुआ ना ऐसा। तो वहां पर क्या होता है कि फोटो सेल लगाया जाता है। अब फोटो सेल किसे लगाते हैं कि एक साइड लगा रहेगा फोटो सेल और एक साइड लगी रहेगी लाइट। अब क्या होता है, कंटिन्यूसली लाइट गिरती है फोटो सेल के ऊपर, और फोटो सेल पे जब लाइट गिरेगी तो उसके अंदर करंट का फ्लो भी स्टार्ट होगा, और उस करंट की वजह से वो गेट बंद हुआ। जैसे ही हम गए, हम जैसे गेट के पास पहुंचे, मतलब हम उस सेल के या उस लाइट के रास्ते में आ गए। लाइट के रास्ते में आते हैं क्या हो जाएगा, उस सेल के ऊपर लाइट गिरना बंद हो गई। लाइट गिरना बंद होते ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी खत्म, करंट का फ्लो भी खत्म हो जाएगा, और जिस करंट से वो बंद था वो करंट खत्म हो गया तो गेट खुल जाएगा। जैसे अपन अंदर पहुंचे, अगेन लाइट गिरना स्टार्ट हो जाएगी, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, अगेन गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो डोर्स होते हैं उसके अंदर फोटो सेल यूज में आता है। और जो फायर अलार्म वगैरह होते हैं जो यहाँ पर भी लगे हुए होंगे, लगे हुए हैं बाहर देखना कभी, तो क्या होता है फायर अलार्म के अंदर भी जो है फोटो सेल लगाया जाता है। तो ये जब एप्लीकेशन होते हैं ये फोटो सेल के ही होंगे। ठीक है, तो आपको बस एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखना है कि इन इन तरह से आपका फोटो सेल काम में आता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश, खत्म पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है देखते हैं भाई। मैटर वेव मतलब मैटर की वेव को हम बोल देंगे मैटर वेव। अब मैटर की वेव ये क्या है देखते हैं भाई। अब शुरुआत में जब बहुत सारे साइंटिस्ट थे 1900 में, 1800 में, 1700 में, उस टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए अलग अलग टाइम पर, और उन्होंने सभी ने लाइट के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दी। कोई तो कह रहा था कि लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा था लाइट वेव है। ठीक है, जैसे कि मैक्सवेल अलग बात बोल रहे हैं, ठीक है, मैक्स बॉर्न अलग बात बोल रहे हैं, प्लैंक अलग बात बोल रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग बात बोल रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि लाइट वेव है, कोई कह रहा है लाइट पार्टिकल है। ठीक है, तो उस टाइम तक तो कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि भाई लाइट के पास में नेचर होगा कैसा। फिर 1924 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। तो 1924 में डी ब्रोगली आए और डी ब्रोगली ने कहा कि जो लाइट है उसके पास में दोनों ही नेचर होते हैं। लाइट के पास में वेव नेचर भी होगा तो लाइट के पास में पार्टिकल नेचर भी होगा, और लाइट के पास में ये जो दो तरह के नेचर होते हैं इसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही लाइट का नेचर भी चेंज हो जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन वगैरह, इन सभी के अंदर लाइट एज अ वेव की तरह बिहेव करती है। तो ये सभी के सभी एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे अपने देखें यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ऐसा ही होता है कॉम्पटन इफेक्ट, तो इन सभी के अंदर लाइट का पार्टिकल नेचर शो किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट
एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट का नेचर भी डिफरेंट ही होगा। कुछ में तो लाइट एज अ वेव बिहेव करेगी, कुछ में लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी, और इसी को हम बोलते हैं लाइट का डुअल नेचर या डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट आज तक देखा गया नहीं है जिसमें लाइट दोनों ही नेचर शो कर दे, मतलब उसमें वेव नेचर भी शो कर दे और पार्टिकल नेचर भी शो कर दे। ऐसा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अभी तक नहीं है। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट हो गया। ये बात कही थी किसने? डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली ने जब ये डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा तो फिर उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा और लगाया और उन्होंने कहा, ऐसा उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी हाइपोथेसिस थी कि भाई ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर या ये जो यूनिवर्स है ये केवल दो ही फिजिकल क्वांटिटीज या टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। एक तो है लाइट से, एक तो रेडिएशन से, और दूसरा मैटर से। तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रेडिएशन एंड मैटर। और यूनिवर्स सिमेट्री में है। सिमेट्री में है मतलब यह है कि इसके जो दो एलिमेंट हैं, मैटर एंड रेडिएशन, ये भी सिमेट्री में होने चाहिए। ठीक है, अब रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट के पास में कैसे नेचर है? डुअल नेचर है। तो अगर लाइट के पास में डुअल नेचर है तो मैटर के पास पे भी डुअल नेचर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, डी ब्रोगली का। अब देखना भाई कि मैटर की बात करें तो ये अपने पास में ये एक मैटर है, ये मैटर है तो इसके पास में कोई ना कोई पार्टिकल नेचर है, पता है अपने को। ठीक है, तो इसके पास में पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन इसके साथ में वेव नेचर भी होना चाहिए, इसके साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए, ऐसा कहना था किसका? डी ब्रोगली का। अब जब उन्होंने ये बात कह दी कि वेव नेचर होना चाहिए, अब वेव नेचर है मतलब इसके साथ कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, जब वेवलेंथ होगी तो उसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी, भाई कैसे निकालेंगे उसको, फॉर्मूला भी उसका होना चाहिए। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई कोई भी मैटर को अगर हम किसी स्पीड या वेलोसिटी से फेंकें तो इसके पास जो वेलोसिटी आएगी तो ये पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा तो इसके पास में मोमेंटम भी आ जाएगा, मोमेंटम P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। और जब किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो उस पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव भी एसोसिएट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको फेंका, फेंकते ही इसके साथ में वेव एसोसिएट हो जाएगी, तो इस मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसी वेव को हम बोल देंगे मैटर वेव। क्या बोल देंगे? मैटर वेव कह देंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा तो इसके साथ में वेव एसोसिएट होगी, इस वेव को हम मैटर वेव कह देंगे। अब जब मैटर वेव आ गई तो मैटर वेव के पास में वेवलेंथ भी होनी चाहिए, तो इस मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको नाम दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला गया? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? कहा था यहां पर डी ब्रोगली ने कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p। तो अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम की वजह से वेवलेंथ भी आएगी और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/मोमेंटम। तो ये होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब यहां पर ये जो साइन आया है इसको अपने को हटाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे कांस्टेंट, तो बन जाएगा यहां से कि लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अब जो P है ये तो मोमेंटम है, तो P इक्वल टू m इंटू वी, तो P इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/m इंटू वी। तो ये होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h/p या लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब देखिए कि यहां पर जब फॉर्मूला आ गया है तो हम कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं और उसके साथ जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं कितनी आती है। तो मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने फेंका, तो बॉल को फेंका तो बॉल का मास मान लो वो आ रहा है 100 ग्राम के इक्वल। ठीक है, 100 ग्राम की बॉल है और मैंने फेंका उसको, तो फेंकते ही उसकी स्पीड हो गई मान लो 50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मास ऑफ बॉल ये आ रहा है 100 ग्राम, मतलब 0.1 किलोग्राम की बॉल है। इसको मैंने फेंका तो इसकी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड।
तो अब इसके पास में जो मोमेंटम आएगा ये हो जाएगा m इंटू वी। तो मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू वी में m इंटू वी मतलब हो जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका मोमेंटम। जब मोमेंटम आ गया तो इसके पास में वेव भी होनी चाहिए। तो वेवलेंथ देखना भाई कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। h कितना 6.6 इंटू 10⁻34, मोमेंटम p 5। तो ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻32 मीटर, 34 मीटर आ गया। वेव भी आ गई, वेव की वेवलेंथ भी आ गई। वेवलेंथ आ रही कितनी 10⁻34 मीटर में आ रही है। अब -34 मीटर बहुत छोटा है ना। इतना छोटा है कि इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर नहीं कर सकते मतलब ये है ही नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर इसको हम मेजर नहीं कर पा रहे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये है ही नहीं, इतनी कम वेवलेंथ होगी ही नहीं। होगी तो सही, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे। जैसे पहले के टाइम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पा रहे तो इलेक्ट्रॉन नहीं था क्या उस टाइम पर? था ना इलेक्ट्रॉन, एटम भी था, इलेक्ट्रॉन भी था, लेकिन तब नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब देख पा रहे हैं। तो हो सकता है आगे वाले टाइम में हम इस वेवलेंथ को मेजर कर लें, इतनी कम को भी। तो क्या होता है कि यहाँ पर वेवलेंथ तो आ रही है बॉल के साथ में, लेकिन वो इतनी कम आ रही है कि उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे। अभी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं अभी सबसे कम वो है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की। इससे कम वेवलेंथ का मेजरमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, आगे हो सकता है लेकिन। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर कि वेवलेंथ तो आई है लेकिन इतनी कम आई है कि उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्टिकल है उसका मास काफी ज्यादा था, इसके अंदर 100 ग्राम के इक्वल आया था। अब अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल का मास कम कर दूं, मास कम कर दूंगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इन सभी का मास काफी कम होगा। मास कम होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा होती है कि उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला। डी ब्रोगली वेवलेंथ सभी पार्टिकल के साथ में होती है, चाहे वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे भी कहा था कि भाई यहाँ पर पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है। मूविंग कंडीशन में है तो उसके पास में एनर्जी भी होनी चाहिए। तो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कितनी होती है? E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। होता है क्या भाई ऐसा? लेना है कि जब पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो एनर्जी E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, कर ले ऐसा? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो आ जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर बाई 2m बन जाएगा ये। तो एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मोमेंटम P इक्वल टू हो जाएगा अंडर 2m E। तो ये रिलेशन आया मोमेंटम में और एनर्जी में। अब इस मोमेंटम को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर 2m E। तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का व्हेन अपने को यहां पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल दी जाए। ठीक है, अब एनर्जी तो आ गई, फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है। और मैंने आपसे कहा था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने लिए थे अभी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कौन से पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल हैं। चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देनी है तो क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस के बीच लिए हैं उसको, है ना। तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को अगर एनर्जी देनी होगी तो हमें उसको पोटेंशियल डिफरेंस के बीच लाना पड़ेगा। तो मान लो ये दो प्लेट आ गई, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V वोल्ट के इक्वल। मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा Q, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इंटू V हो गया ऐसा। तो आएगा यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी E इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये हुआ चार्ज पार्टिकल के लिए।
तो एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी, तो बन जाएगा भाई कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर 2m, ई की जगह आ जाएगा Q इंटू वी। तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। एच तो यहाँ पर कांस्टेंट है, टू भी यहाँ पर कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पार्टिकल, Q हो जाएगा चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड V पोटेंशियल डिफरेंस, वही आएगा इसके अंदर, है ना। तो ये हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आएगी वेवलेंथ। तो आएगा पहला यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला यही वाला होगा, H अपॉन अंडर 2m Q इंटू वी। H कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आप इन दोनों वैल्यू को रख दें यहाँ पर, v पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होगा वो, तो बन जाएगा यहाँ से कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई ये 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ये इसका आंसर आएगा। v यहाँ पर वोल्ट में होगा और जो वेवलेंथ आएगी ये आएगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। अब यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर आएगा ऐसा कि लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू कितना 12 का, हाँ 150 आ जाएगा 150 बाय वी। तो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा 150 बाय लैम्डा ई का स्क्वायर। तो यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं वेवलेंथ को रखकर, ठीक है। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड आएगा यहाँ पर पार्टिकल जो है प्रोटॉन। बताइए प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आ गया, ठीक है। तो जब हमने ये दोनों वैल्यू रखी फॉर्मूले के अंदर, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ये आता है 0.0286 अपॉन अंडर रूट वी, ये होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसके अलावा एक दो पार्टिकल ले लेते हैं अपन, जैसे ड्यूट्रॉन ले लेते हैं और एल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर आएगा भाई ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई 1s2, इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन, है ना। तो ड्यूट्रॉन मतलब 1s2। अब 1s2 मतलब 1 तो चार्ज, 2 क्या है मास। 1 मतलब ड्यूट्रॉन का मास हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, हो जाएगा ऐसा। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई पार्टिकल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन के अलावा, तो उन सभी पार्टिकल का जो चार्ज और मास होगा वो आपको प्रोटॉन के चार्ज और मास के कंपैरिजन में या टर्म्स में लिखना होगा, ऐसा इसलिए ताकि अपने पास में जो कैलकुलेशन है वो सबसे कम हो जाए, है ना। देखना आएगा ऐसा कि ड्यूट्रॉन होता है 1s2, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जब हम इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, तो लैम्डा ड्यूट्रॉन ये होता है 0.202 अपॉन अंडर रूट वी, ये ड्यूट्रॉन के लिए हुआ। और लास्ट में आएगा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, ये क्या होता है अल्फा, हीलियम, हीलियम होता है क्या। तो यहाँ पर आएगा अल्फा तो हो जाएगा हीलियम, हीलियम मतलब 2He4, मतलब जो चार्ज होगा हीलियम का अल्फा का ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ अल्फा ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया। इसको रखते हैं आप, तो यहां से लैम्डा अल्फा आ जाएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी, ये इसका आंसर। तो ये कुछ वैल्यू है डी ब्रोगली वैलेंस की कुछ चार्ज पार्टिकल के लिए। इस पर क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्टली भी आ सकते हैं, इसलिए आप इन वैल्यू को याद रखें, है ना। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन लिखें। लिखा है, लिखो भाई। फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द
de Broglie wavelength of an electron accelerated through a potential difference of 400 volt, through a potential difference of 400 volt. जीरो 0.6135 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 400 वोल्ट के इक्वल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की पूछी गई वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला ये रहा 12.27/√v आ जाएगा ऐसा। बस यहां पर v रख दें 400, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखना भाई, लैम्डा ई इक्वल्स टू 12.27/√400, ये हो जाएगा 20, तो 12.27/20, तो लैम्डा ई 0.6135 एंगस्ट्रॉम। बड़ा इजी क्वेश्चन है एकदम, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखे, देखिए भाई, if an electron, proton, deuteron, neutron and alpha particle all are moving with the same speed, all are moving with the same speed, then arrange their de Broglie wavelength in ascending order. Arrange their de Broglie wavelength in ascending order. अरेंज देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम स्पीड दी गई है, स्पीड सेम दी गई है, तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लैम्डा का रिलेशन स्पीड के साथ आ रहा हो। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv यूज करना है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ या सबसे कम? सबसे कम, हाँ। एल्फा, फिर ड्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है वेलोसिटी सेम है सभी की, तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर लैम्डा का रिलेशन वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/m/v। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से कि लैम्डा इक्वल टू h/mv। v तो सेम है, h कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/मास m। अब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसकी वैलेंथ तो कम आएगी। अब जो मैंने आपको पार्टिकल बताए हैं उन सभी पार्टिकल्स में एल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम आएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आएगा लैम्डा एल्फा, सबसे कम वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ आएगी किसकी? ड्यूट्रॉन की, क्योंकि ड्यूट्रॉन का मास इससे थोड़ा सा कम होता है, तो लैम्डा ड्यूट्रॉन। फिर इससे ज्यादा आएगी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा तो उसकी वैलेंस सबसे ज्यादा आएगी, है ना। तो ये होता है यहां पर एक क्वेश्चन। उस फॉर्मूले से तो ना करना है अपने को, वो फॉर्मूला तो तब होता है जब चार्ज पार्टिकल हो। न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम एनर्जी वाला फॉर्मूला ले सकते हैं। क्योंकि यहां पर तो आपको स्पीड दी गई है, तो अपन फॉर्मूला ये वाला लेंगे, है ना। ये रहा, लिखे क्वेश्चन और लिखे।
लिखिए भाई, if if a proton if a proton and alpha particle if a proton and alpha particle both are accelerated through the same potential difference, both are accelerated through the same potential difference, then find ratio of their de Broglie wavelength, ratio of their de Broglie wavelength. √2/1। एक बार और, 2:1। यहां से करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, पॉइंट वगैरह में आएगा, जबकि ऑप्शन जो है वो 2 की फॉर्म में या √2 की फॉर्म में ऐसे आते हैं। 2√2/1। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों पार्टिकल्स का। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया गया है तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। तो इस फॉर्मूले के अंदर लैम्डा इक्वल टू h/√2m/q/v दिया हुआ है। देखना भाई यहाँ पर कि लैम्डा इक्वल टू h/√2m/q/v ये रहा। अब यहां पर h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और v पोटेंशियल डिफरेंस v आपको सेम दिया गया है दोनों के लिए। तो यहां पर ये सब टर्म तो सभी के लिए सेम आएगी, बाकी जो मास और चार्ज है ये दोनों अलग अलग होंगे, वेरी करेंगे। आपको निकालना है लैम्डा, यहां से आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√m/q। अब आपको जो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है वो है लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा। तो यहां से रिलेशन से आता है कि मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आइए ऐसा, बस क्या करना अपने को, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रोटॉन के अलावा बाकी जो पार्टिकल्स आएंगे उनका चार्ज और मास प्रोटॉन की फॉर्म में लिखना है ना। तो यहां पर आ जाएगा इस तरह से कि मास ऑफ अल्फा कितना होता है भाई, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एमपी से एमपी कैंसल, क्यूपी से क्यूपी कैंसल, तो 4 इंटू 2 8, तो √8 मतलब 2√2/1। इसका आंसर आ जाएगा यहां से 2√2/1 ये रहा। ठीक है, तो यहां पर अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देते हैं कि भाई इन दोनों पार्टिकल की एनर्जी सेम है, तो अगर एनर्जी सेम बोलते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, h/√2m/e वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वहां पर e तो सेम हो जाएगा, तो रिलेशन आएगा मास के साथ। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, वो सारे क्वेश्चन तो आपको कर लेने हैं, है ना। अब कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो लिखिए एक क्वेश्चन, और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय जब आप मॉड्यूल में करते हो या एग्जाम में करते हो, जल्दबाजी में फोटोन को प्रोटॉन या प्रोटॉन को फोटोन न समझ लें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इस चीज में गलती कर देते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं कि लगता है कि हाँ मैटर वाला क्वेश्चन है, तो फोटोन को प्रोटॉन समझ के आंसर ले आते हैं, आंसर नहीं आता, है ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय प्रोटॉन को प्रोटॉन ही पढ़ना है और फोटोन को फोटोन ही समझना है ना। अब करें क्वेश्चन, लिखिए, a particle of mass a particle of mass 8m 8m small m, a particle of mass 8m initially at rest, initially at rest split into two particles, split into two particles
split into two particles of mass 3m and 5m. 3m and 5m. Then find the ratio of their de Broglie wavelength. Then find ratio of their de Broglie wavelength. थोड़ा सा आराम से करें, सोच समझ के करें। कितना आ रहा है? 1:1। सही है ये। कितना आएगा? 1:1। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। अब देखिए भाई कि यहां पर आपको दिया गया है एक 8m मास का पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब इसका v तो जीरो है। अगर v जीरो है तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो हो गया ऐसा। अब क्या हुआ कि ये पार्टिकल स्प्लिट हुआ और यहां से दो पार्टिकल बाहर निकले, एक तो 3m मास का है और दूसरा 5m मास का हो जाएगा, ये रहा। तो 8m में जो है ये स्प्लिट हुआ और 3m और 5m के बन गए दो। अब क्या होता है कि 3m पार्टिकल तो मूव कर रहा है इधर, तो इसकी स्पीड वेलोसिटी मान ले v1। जब v1 इसकी वेलोसिटी आ गई तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p1, ऐसे बोल दें आप। इसका वेलोसिटी मान लो v2 तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p2। जेरा अब आपको ध्यान होगा कि भाई हम यहां पर लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद है ऐसा कुछ? है ना? तो क्या होता है कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कहता है कि भाई मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही फाइनल भी होगा। तो यहां से आएगा भाई कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, रेस्ट में है इसलिए, तो इनिशियल तो जीरो हो गया और फाइनल यहाँ पर इन दोनों को आप सम कर दे तो आएगा यहां से कि फाइनल मोमेंटम में p1 प्लस p2। अब इसको आप सोल्व करते हैं तो यहां से p1 इक्वल टू माइनस का p2 अपने पास में ये आता है। माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इन दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू। जब दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच तो कांस्टेंट है, पी दोनों का सेम आ रहा है। बताइए लैम्डा 1/λ2 निकालें, कितना आएगा? 1:1 आ जाएगा ऐसा। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी में 3/5 5/3 ऐसे नहीं करें, है ना? 1:1 आएगा इसका। और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन देखते हैं 1:1 लगा दें। क्वेश्चन पढ़ना है बड़ा ढंग से, होता है कुछ कंडीशन चेंज कर दे वो, तो फिर वहां पर आंसर भी चेंज हो सकता है ना? एक क्वेश्चन और लिखे। लिखे। इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if the energy of an electron becomes 16 times of its initial energy of an electron becomes 16 times 16 गुना 16 times of its initial energy of an electron becomes 16 times of its initial energy, then find out percentage change in its de Broglie wavelength. Then find out percentage change in its de Broglie wavelength. In its de Broglie wavelength. 75% increase or decrease? Decrease. एनर्जी वाला फॉर्मूला देखना है आपको यहाँ पर, है ना?
देखिए भाई, आपसे बोला गया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी को आप मान ले E, तो जो E2 होगा कितना हो जाएगा, वो 16E बन जाएगा, है ना। तो देखना भाई, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह कि E1 तो है E, तो E2 बन जाएगा 16E। अब पहले वाले केस में वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है H अपॉन अंडर 2ME, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में एनर्जी के साथ वाला। तो पहले केस में जो वेवलेंथ आएगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन अंडर 2M इंटू E1, E1 तो E है। फिर सेकंड केस में जो वेवलेंथ आएगी लेमडा 2, ये बन जाएगा H अपॉन अंडर 2M E2, E2 आएगा कितना यहाँ पर 16E बन जाएगा, तो ये रहा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से कि लेमडा 2 इक्वल टू H अपॉन 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4 अंडर रूट 2M इंटू E। अब H अपॉन अंडर 2M इंटू E, ये तो कितना आ रहा है लेमडा 1, तो यहाँ से लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 1 बाय 4, तो ये अपने पास में आ रहा। अब लेमडा 2 कितना हो गया लेमडा 1 बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 25% ऑफ लेमडा 1। तो लेमडा 2 की वैल्यू जो है लेमडा 1 की कितनी रह गई 25% रह गई, तो कितनी चेंज हो गई 75% चेंज हो गई। और चेंज मतलब कम हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेल्टा लेमडा होगा ये हो जाएगा 75%, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। कर लेंगे आप सभी? अरे कर लोगे क्या सभी? कोई डाउट है किसी को? कर लेंगे ना? ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे होते हैं कि कोई आपको गैस पार्टिकल दिया गया है, ठीक है। अब गैस पार्टिकल दिया गया है तो उसको हमने कुछ टेम्परेचर एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी। तो थर्मल एनर्जी को लेकर वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को बढ़ा लेगा। एनर्जी बढ़ाएगा तो मतलब उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी की वजह से पार्टिकल मूविंग कंडीशन में आएगा। जब पार्टिकल मूविंग कंडीशन में आएगा तो उसके साथ में कोई ना कोई वेवलेंथ भी होनी चाहिए। तो गैस पार्टिकल के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस पार्टिकल एट टी टेम्परेचर, टी केल्विन टेम्परेचर। देखना भाई, तो जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की, वो थर्मल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो जो भी हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं वो पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले लेगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता है कैसा? तो बन जाएगा यहाँ पर कि थर्मल एनर्जी होता है 3/2 kT। तो 3/2 kT में K तो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। तो फॉर्मूला आएगा यहाँ से कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर 2ME, E की जगह आ जाएगा 3/2 kT, ये रहा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर 3M/kT, ये फॉर्मूला आता है गैस पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो गैस पार्टिकल का आपको मास दिया जाएगा, K तो आपको पता है कांस्टेंट है, T टेम्परेचर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन उसका जो लैम्डा होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन और आता है, वो ये है कि भाई हमने कोई चार्ज पार्टिकल लिया। अब चार्ज पार्टिकल को मैंने किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से मूव करेगा, और मूविंग कंडीशन में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आएगा यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर अपने पास में ये दिया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। ये फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर ये आपको फील्ड दिया गया है, फील्ड है बी, और ये है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अपने पास में यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, और इस चार्ज पार्टिकल Q को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे फेंका।
है ना। तो इस पार्टिकल को हमने जैसे ही v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया इसके परपेंडिकुलर, तो अब जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा होता है क्या भाई। तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस बी के अलोंग होगी, v क्रॉस बी इधर, हो गया ऐसा, है ना। तो क्या होता है कि यहां पर v तो ऐसे है, b अंदर है, तो फोर्स लग गया थंब के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब फोर्स लग रहा है इधर, वेलोसिटी है इधर, तो वो बीच में कहीं मूव करेगा, है ना। तो ये पार्टिकल अब जो है ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा ऐसे, फिर यहां पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, v इधर है, b अंदर की तरफ है, तो फोर्स लग रहा है इस साइड पर, है ना। तो क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, है ना। तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ये हो गई r। अब बताइए जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, होता है ऐसा। मतलब यहां पर इसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, जिस वजह से ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको किससे मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको मिल रहा है मैग्नेटिक फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा ना, यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा वो आएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1, तो आ जाएगा v से v कैंसल, तो m इंटू वी इक्वल टू क्यू बी आर, और फॉर्मूला होता है लेमडा का, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो बन जाएगा h अपॉन क्यू बी आर। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आया, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव की डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन क्यू बी आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो लिखे बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो इजी ही आता है इस पर भी, लिखे। if a proton is if a proton is projected in a transverse magnetic field, if a proton is projected in a transverse magnetic field b equal to 0.25 tesla, b equal to 0.25 tesla, and it bend in a circle of radius, and it bend in a circle of radius 10 centimeter, circle of radius 10 centimeter, then find the de Broglie wavelength associated with it. It bend in a circle of radius 10 centimeter, then find de Broglie wavelength associated with it. (1.6 into 10 की पावर माइनस 13 मीटर, ठीक है। देखिए भाई, आपसे लेमडा पूछा गया है, पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन क्यू बी आर।
तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्यू बी आर में जो आपको वैल्यू दी गई है उसको आप पुट कर दें। तो एच तो आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन क्यू, चार्ज है प्रोटॉन का 10⁻19 इंटू बी आपको दिया हुआ है 0.25 इंटू रेडियस हो जाएगी 0.1 मीटर। अब देखें भाई 16 4 जा 64 होता है ना। 10⁻19 और ये -20 ऊपर जाएगा +20 -34 हो जाएगा माइनस का 14। अब ये तो 4 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁻14। अब 0.25 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻14 मतलब 1.6 इंटू 10⁻13 मीटर। ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। कर लेंगे, सब कर लेंगे क्या भाई, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, देखते हैं यहाँ पर। अबे क्या था कि डी ब्रोगली ने कह दिया, उनका ऐसा मानना था तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैटर वेव आएगी, पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैटर वेव आएगी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इसका कोई एविडेंस तो नहीं दिया था, उन्होंने बातों बातों में कह दिया। अब कह दिया तो कैसे कह दिया, इसका प्रूफ तो होना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया तो बाकी दूसरे साइंटिस्ट उसके पीछे लग गए कि ये इसका प्रूफ कैसे होगा। तो क्या हुआ कि इसी क्रम में क्या था कि दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेविसन और जर्मर, उन्होंने साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि भाई जो मैटर वेव है वो रियली में होती है या ऐसे ही है ना। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो है ऐसे देखना कि उन्होंने एक तो लिया फिलामेंट का वायर, ये फिलामेंट, इसको यहाँ पर एक स्विच की हेल्प से जोड़ दिया गया बैटरी के साथ। तो यहाँ पर ये बैटरी लगा दी और करंट के फ्लो को मेजर या चेंज करने के लिए रियोस्टेट लगा दिया। तो यहाँ पर ये लगा दिया रियोस्टेट, ये सा, ये तो है फिलामेंट वायर, ये कहलाएगा कैथोड, ठीक है। अब उसके सामने लगाया गया एक एनोड, तो एनोड आएगा इसके जस्ट सामने। तो यहाँ पर ये आ गया एनोड और इस एनोड के अंदर ये बहुत ही थिन सी स्लिट दी गई है, ठीक है। और फिर इस एनोड के सामने यहां पर रख दिया जाएगा एक निकल क्रिस्टल। तो ये यहां पर रख दिया निकल क्रिस्टल, ये रहा, ठीक है। और यहां पर लगा दिया एक सर्कुलर स्केल, तो ये आ गया सर्कुलर स्केल। इस स्केल के ऊपर लगाया गया है एक डिटेक्टर या हम बोल सकते हैं एक कलेक्टर, और इसको फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ के अर्थेट कर दिया गया। अर्थिंग करने की वजह से सर्किट पूरा हो जाएगा, मतलब ये है ना। फिर क्या होता है कि ये एनोड है ये कैथोड है, इन दोनों को एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। बैटरी का पोटेंशियल वेरिएबल होगा, तो एनोड तो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, कैथोड होता है लो पोटेंशियल पे। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल वेरिएबल होगा इसका, और वेरी करता है 44 से लेके 68 वोल्ट तक ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। और फिर क्या हुआ कि हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रख दिया, ठीक है। ये तो हो जाएगा फिलामेंट वायर। ये कहलाएगा कैथोड, ये कहलाएगा एनोड, ये है सर्कुलर स्केल, और ये है कलेक्टर या डिटेक्टर, ये रहा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इस स्विच को क्लोज किया, तो स्विच क्लोज करते ही अब इस बैटरी की वजह से यहाँ से इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
करंट का फ्लो स्टार्ट हो रहा है तो ये फिलामेंट वायर के अंदर भी करंट का फ्लो होगा। जब फिलामेंट वायर में करंट का फ्लो होगा तो फिलामेंट वायर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कोई मेटल को हम हीट अप करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। कहते हैं कैसा? तो क्या होता है, जैसे अपन ने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ पर से स्विच क्लोज करने की वजह से सर्किट पूरा हो गया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और करंट का फ्लो होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी स्टार्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गए। अब क्या है कि हमने शुरुआत में यहाँ पर इस बैटरी के पोटेंशियल को रखा 44 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर। जब यहाँ का पोटेंशियल 44 वोल्ट है तो 44 वोल्ट है मतलब एनोड कैथोड के रेस्पेक्ट में 44 वोल्ट पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो एनोड हाई पोटेंशियल पे हो गया, कैथोड लो पोटेंशियल पे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो जाएगा टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, मूव करेगा। करेगा ऐसा। तो क्या होता है कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अब हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन यहां से टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब इस एनोड के अंदर एक स्मॉल स्लिट दी गई है, इस स्लिट में से ही इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं बस। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अब इस स्लिट में से पास होंगे और जब स्लिट में से पास होंगे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाएंगे, मतलब इनकी एक बीम बन जाएगी। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से पास होते हैं तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन की बीम, हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम यहां से बाहर निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम सामने रखे हुए निकल क्रिस्टल से जाकर टकराएगी। टकराएगी ऐसा। अब ये जो निकल क्रिस्टल है ये करता है 3 डायमेंशनल डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से टकराएगी इसके ऊपर तो ये निकल से टकराने के बाद में ऑल 3 डायमेंशंस के अंदर डिफ्रेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन से ये इधर भी टकरा के जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी मूव करेंगे। तो हर डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्रेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या होता है कि हर डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रेक्ट हो रहे हैं उनके नंबर भी अलग अलग होते हैं। अब ये जो डिटेक्टर होता है ये होता है मूवेबल डिटेक्टर, जो इस स्केल के ऊपर आराम से मूव हो सकता है यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो क्या होता है कि शुरुआत में हम इस डिटेक्टर को यहां से उठा के यहां पे ले गए तो ये यहां पर आ गया डिटेक्टर, या इसको बोल सकते हैं कलेक्टर। ये रहा। तो जैसे ही हम इस कलेक्टर को यहां तक ले गए, यहां पर ले गए, तो यहां ले जाने पर देखना अब कि भाई इस डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे ये सभी इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर के अंदर मूव करेंगे। करेंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जो करंट के फ्लो को डिटेक्ट करता है ना। तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्डिंग जो करंट का फ्लो है उसके हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन अपने को मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो क्या होता है कि हम पहले इस डिटेक्टर को यहां पर लेकर आए इनिशियल कंडीशन में। इस डायरेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्लेक्ट हुए होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे और इनके मोशन की वजह से हमें यहां पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो हमने इस डिफ्लेक्शन को नोट कर लिया कितना आ रहा है। फिर हम इस कलेक्टर को यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे इस स्केल के ऊपर। तो ये डिटेक्टर यहां से ऐसे मूव करेगा। तो मूव करेगा तो मतलब इसकी डायरेक्शन ये जो है ये चेंज होती जाएगी इसकी। जब ये डिटेक्टर यहां से यहां मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें मूव करेंगे, करंट का फ्लो इसमें आ जाएगा गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस कलेक्टर को यहां से मूव करते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहां पे इसके अंदर करंट का फ्लो भी मिलता जाएगा। फिर क्या करा कि हमने डिफरेंट एंगल्स पे, ये जो एंगल आएगा ये एंगल थीटा, ये एंगल आएगा यहाँ पर थीटा। तो इलेक्ट्रॉन बीम आई, टकराई और वापस यहां से डिफ्रेक्ट हो गई। तो ये जो एंगल आ रहा है इस कलेक्टर का ये एंगल होगा थीटा, और ये थीटा यहां से लेके यहां तक ऐसे वेरी करता जाएगा।
तो अलग अलग एंगल पे कितना करंट का फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो को हम मेजर करते जाएंगे, उसको हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहां से लेके यहां तक हम मूव करते गए, करंट के फ्लो को हमने मेजर कर लिया, उसको आपने लिख लिया पेपर में के अंदर। फिर क्या होता है कि अब हमने यहाँ पर इस स्विच को अगेन ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद में अब मैंने यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 44 वोल्ट था उसको मैंने कर दिया 45 वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ का पोटेंशियल 45 वोल्ट हो गया, अगेन मैंने इस स्विच को क्लोज किया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से जो एनर्जी होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगेन स्लिट की फॉर्म में या इस स्लिट में से बीम की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो चुका है। तो क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन बीम अगेन टकराएगी निकल से, अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे, और अगेन हम इस डिटेक्टर को यहां से यहां तक ऐसे मूव करेंगे, और डिफरेंट डायरेक्शन में कितने करंट का फ्लो हो रहा है उसको हमने मेजर कर लिया, नोट कर लिया। तो क्या होता है कि यही प्रोसेस अब हम यहां पर 46 वोल्ट पे 47 48 कहां तक 68 वोल्ट तक रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो 44 से लेके 68 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक पोटेंशियल चेंज किया, डिटेक्टर को हमने यहां से यहां तक ऐसे मूव करते गए, तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट पोटेंशियल पे डिफरेंट एंगल्स पे कितना करंट का फ्लो हो रहा है हमने उसको चेक कर लिया। तो ऐसा देखा गया इसके अंदर कि जब हमने बैटरी के पोटेंशियल को 54 वोल्ट किया था, तो 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर, और जैसे ही मैं इस डिटेक्टर को 50 डिग्री के एंगल पर लेके गया तो ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो 54 वोल्ट पोटेंशियल पे 50 डिग्री एंगल पे जो करंट का फ्लो है वो मैक्सिमम हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन आएगा इसके अंदर वो मैक्सिमम पाया गया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन थी जिसमें करंट का फ्लो मैक्सिमम हुआ। बार बार इसको रिपीट किया गया तो हमेशा इसी पोटेंशियल पे और इसी एंगल पे करंट का फ्लो मैक्सिमम पाया गया। ठीक है, मतलब जरूर यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से करंट का फ्लो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो फिर बाद में इसको चेक किया गया, और फिर डेविसन जर्मन ने बताया ऐसा कि भाई जैसे ही हम 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और इस डिटेक्टर को 50 डिग्री एंगल पर लेकर आते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस एंगल पर, इस डायरेक्शन में, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो वेव है आपस में ये से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रही है ऐसे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही अपने को यहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। अब देखना कि उन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी किसकी होती है? वेव की होती है। किसके कारण आ रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वेव का। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल, पार्टिकल ने वेव प्रॉपर्टी शो करी है, मतलब जरूर इस पार्टिकल के पास में कोई ना कोई वेव तो होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है इसके अंदर। तो पार्टिकल के पास में वेव प्रॉपर्टी है, मतलब पार्टिकल के पास में वेव भी होगी। मैटर के साथ में वेव है, मतलब जो मैटर वेव वाला कंसेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने वो एकदम सही था, और उसको यहां पर उन्होंने प्रूव कर दिया ऐसा। तो क्या था कि फिर डी ब्रोगली की मैटर वेव वाले कंसेप्ट को डेविसन जर्मन ने इस तरह से प्रूव करके बता दिया। अब जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया था 54 वोल्ट, इस 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी? तो वो आएगा ऐसा कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी में आ जाएगा 54। इसको आप सोल्व करेंगे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी कितनी आएगी? 1.67 एंगस्ट्रॉम आती है। और इस कंडीशन में जो ग्राफ बनाया गया था करंट का, वो ग्राफ देखना आएगा ऐसा। ग्राफ में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो एंगल का वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये जो एंगल, इलेक्ट्रॉन बीम आई टकराई,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड हो गए। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है थीटा वाला, तो ये एंगल डिटेक्टर को जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल थीटा भी चेंज होता जाएगा, होगा ना। तो ये जो वेरिएशन आएगा एंगल का 0, 10, 30, 40 ऐसे, तो इस वेरिएशन को हम यहां से लिखेंगे एंगल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90। तो यहां से लेके यहां तक ये वेरिएशन होगा एंगल का, ठीक है ना। तो यहां पर होगा 0 डिग्री एंगल, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो एंगल 90 तक पहुंच जाएगा। शुरुआत में करंट का फ्लो कितना हुआ उसको हमने मेजर कर लिया यहाँ पर ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ आएगा ऐसा कि ये शुरुआत में कुछ एंगल बढ़ा, करंट का फ्लो पहले से कम हुआ, फिर एंगल बढ़ता जाएगा तो करंट का फ्लो बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते हो गया अगेन कम ये। तो ये जो ग्राफ आएगा इसमें इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आ रही है ये आ रही है 50 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया था 54 वोल्ट। तो ये ग्राफ आता है यहाँ पर 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला, जिसमें 50 डिग्री एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। तो ये ग्राफ है जो डेविड जर्मर ने बताया था, ठीक है। अब इसके बाद में देखना कि ये तो बताया था डेविड जर्मर ने, और इसी बात को फिर बाद में ब्रैग ने भी प्रूव किया था। कैसे किया था देखना। देखिए ये जो यहाँ पर अपन निकल क्रिस्टल लिया है, तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगे वो एक प्लेन की फॉर्म में ऐसे अरेंज रहते हैं कुछ डिस्टेंस पर, है ना। तो यहाँ पर ये निकल क्रिस्टल के अंदर ये एटम्स अरेंज हो रहे हैं, ये रहे। तो ये यहाँ पर आ गया डिफरेंट इंटर एटॉमिक प्लेन है, यहाँ पर ये डिफरेंट प्लेन्स आ गए, और इसमें दो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है ये है डी, तो ये है इंटर प्लेनर डिस्टेंस है ये वाली, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आई, टकराई, वापस चली गई, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितने पर आ रहा है, 50 डिग्री एंगल पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर से भी इलेक्ट्रॉन बीम आई, टकराई, और यहाँ से अगेन डिफ्लेक्ट होगी, ये रहा। तो जितने एंगल पे ये आएगा उतने एंगल पर ही ये वापस चला भी जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब ये एंगल थीटा लिया है अपन ने तो इसको हम ले लेंगे फाई, तो ये एंगल भी हो जाएगा फाई, ठीक है। अब यहां पर जो मैक्सिमम आ रही है कंडीशन ये आ रही है 50 डिग्री एंगल पर, तो इलेक्ट्रॉन बीम टकरा कर वापस जा रही है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, ये 50 डिग्री बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम टकरा कर वापस जा रही है तो एंगल, ये वाला जो एंगल है ये आ रहा है 50 डिग्री के इक्वल। ये तो एंगल 50 डिग्री आ गया, तो 5 + 50 + 5 ये हो जाएगा 180, हो जाएगा ऐसा। तो अगर 180 है तो 25 + 50 = 180, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 5 हो जाएगा 65 डिग्री का एंगल, यहां पर 5 आया है। इसको हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। और निकल के लिए जो डिस्टेंस होती है ये वाली डी, ये डिस्टेंस होती है यहां पर 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये होती है निकल के लिए। अब ब्रैग ने कहा था कि भाई जब भी कोई बीम टकरा कर जा रही है किसी क्रिस्टल से, तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब वो ब्रैग इक्वेशन को फॉलो करे। और ब्रैग इक्वेशन होती है कि एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin फाई, ये आती है ब्रैग इक्वेशन। तो अगर ये वाली बीम भी अगर इस वाली इक्वेशन को फॉलो करे तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। अब यहां पर n तो होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन किस लेयर से हो रहा है सिंपली अपन बात करते हैं। तो n = 1 अपन ले लेते हैं क्योंकि अपन ने फर्स्ट लेयर से लिया इसके अंदर। तो n = 1 करने पर लैम्डा इक्वल टू जाएगा 2, d आ रहा है यहाँ पर 0.91 एंगस्ट्रॉम और साइन 65। इसको अपन सोल्व करते हैं तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन यहां पर तो आ रहा है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो वैल्यू आ रही है ये ब्रैग इक्वेशन और इस डेविड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से आ रही है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने यहां पर भी फाइंड आउट की है। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है ये डी ब्रोगली इक्वेशन से और इस डेविड जर्मर एक्सपेरिमेंट से आ रही है।
अब देखना भाई कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पर जो आ रही है, तो वेवलेंथ की वैल्यू 1.65 1.67 एंगस्ट्रॉम लगभग लगभग सेम है ना ऐसा। तो लगभग लगभग अगर सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर ब्रैग ने इक्वेशन दी है वो करेक्ट है एकदम। जो डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर प्रूफ किया था वो भी एकदम करेक्ट है। और जो डी ब्रोगली ने कहा था अपनी हाइपोथेसिस में वो भी एकदम करेक्ट है। तभी यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट की जो वैल्यूज आ रही है वो एकदम इक्वल इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहां से ये सब एकदम करेक्ट प्रूव होते हैं। अब नीचे बैठो। ठीक है, तो यहां से अपने को ये सब एकदम सही प्रूफ मिलता है। तो ये अपना चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो चुका है ना। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सारे कर लेना भाई, एग्जाम नंबर 1 2 और 3 के डिस्कस कर लेंगे क्लास में अपन, है ना।